हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज इन हिंदी। आज हम लोग चौगा टाइगर्स का पार्ट नंबर 5 सुनने वाले हैं। पिछले पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो लास्ट पार्ट में हमने लास्ट में सुना था कि जिम कॉर्बेट ने दो टाइगर का शिकार किया था। उसमें एक मेल और एक फीमेल थी, पर वो दोनों में से कोई भी आदमखोर नहीं था। जिम कॉर्बेट ने फिर उन दो टाइगरों की शिकार करने के बाद वहां से जब वो वापस जाते हैं तब गांव वालों को ये अलर्ट करके जाते हैं कि अभी भी चौगढ़ का आदमखोर टाइगर जिंदा है, तो सब लोग प्रिकॉशन लेके बच के रहे। लेकिन लोगों ने उतना सीरियसली इस बात को नहीं लिया था और उसके बाद उस आदमखोर टाइगर ने कुछ और लोगों की जान ले ली थी। तो फ्रेंड्स, अब हम इसके आगे की कहानी सुनेंगे। ये कहानी का अब चैप्टर नंबर 3 चालू हो रहा है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वहां पर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर विवियन, जो 1930 मार्च को आदमखोर के एरिया के दौरे पर थे, उन्होंने उसी महीने की 22 तारीख को उनको एक अर्जेंट लेटर भेजा। विवियन ये चाहते थे कि जिम कॉर्बेट उनको तुरंत काला आगर आकर मिले। जिम कॉर्बेट की वो वहां पर ही वेट करने वाले थे। काला आगर नैनीताल से कुछ लगभग 50 मील की दूरी पर था। जिम कॉर्बेट को लेटर मिलने के 2 दिन बाद वो सुबह के नाश्ते के समय वहां पर काला आगर फॉरेस्ट बंगलो पर पहुंच जाते हैं। वहां पर मिस्टर और मिसेस विवियन ठहरे हुए थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद मिस्टर और मिसेस विवियन ने उनको ये बताया कि वो लोग 21 मार्च की दोपहर के बाद वहां पर पहुंचे थे। जब वो लोग बरामदे में चाय पी रहे थे तब उनके बंगलों के आसपास ही 6 औरतें घास काट रही थी। तभी एक आदमखोर ने एक औरत पर हमला कर दिया और उसे मारकर उठाकर ले गया। फिर विवियन ने जल्दी जल्दी अपनी राइफल उठा ली और स्टाफ के साथ उस टाइगरिस का पीछा किया। कुछ दूर जाकर शाहबलूत के पेड़ के नीचे यानी ओक के पेड़ के नीचे झाड़ियों में छुपाई हुई उस औरत की बॉडी उनको मिल जाती है। बाद में उनको यानी विवियन को वहां पर जब ऑब्जर्व किया तब उनको ये पता चला कि टाइगरिस पहाड़ी से नीचे उतरकर रासबेरी की झाड़ियों के झुरमुट में छुप गई थी। यानी उस जगह पर विवियन आने के बाद टाइगरिस उस औरत को वहां पर छोड़कर झाड़ियों में छुप गई थी। ओक के पेड़ पर विवियन के लिए एक मचान बनाई गई और कुछ दूर दूसरे पेड़ पर 2 आदमियों के लिए दूसरी मचान बांधी गई थी। वो मचान उस औरत की बॉडी के ऊपर ही थी। वो लोग रात भर उस पेड़ पर बैठे रहे पर उन लोगों को टाइगर का कोई भी निशान नहीं दिखा। फिर दूसरे दिन सुबह उस औरत का अंतिम संस्कार कर दिया गया और फिर उसी जगह पर एक भैंस को भी बांधा गया। वो जगह बंगलों से कुछ आधा मील दूरी पर फॉरेस्ट रोड पर थी। उसी रात वहां पर वो भैंस का आदमखोर ने शिकार कर लिया था। फिर दूसरे दिन शाम को विवियन कपल उस भैंस पर जाकर बैठ जाते हैं, यानी जहां पर भैंस को मारा गया था वहां पर मचान पर बैठ जाते हैं। उस रात चांद की रोशनी नहीं थी और दिन का उजाला भी काफी धुंधला होता जा रहा था। आसपास की वस्तुएं भी उनको अब अनक्लियर दिख रही थी। फिर उनको एक आवाज सुनाई देती है और फिर एक पशु और एक जानवर उनको आता हुआ दिखाई दिया। अंधेरे में उन लोगों को वो भालू जैसा दिखाई दे रहा था। बस वहां पर जो भालू आ जाता है, उस गलती के कारण उनका जो शिकार करने का प्लान था वो फेल हो जाता है और जो आदमखोर को शूट करने का क्रेडिट उनको मिलना था या फिर जो वो करना चाहते थे वो उस दिन कर नहीं पाते हैं। मिस्टर और मिसेस विवियन दोनों भी राइफल चलाने में काफी एक्सपर्ट थे। 25 तारीख को वो दोनों काला आगर बंगलो से चले जाते हैं। उसी दिन जिम कॉर्बेट की 4 भैंसें भी वहां पर आ जाती है। अब तक तो उनको ये पता चल गया था कि टाइगर इस भैंस जैसे जानवरों को भी मारना स्वीकार कर रही थी। तो फिर उन्होंने फॉरेस्ट रोड पर 100-200 गज के डिस्टेंस पर भैंसों को बांध दिया। लगातार 3 रातें टाइगरिस उन भैंसों के पास से गुजरी पर उसने एक भी भैंस को छुआ नहीं था। फिर चौथी रात बंगले के सामने पास वाली भैंस को मार डाला गया था। जब जिम कॉर्बेट ने पास जाकर ऑब्जर्व किया तो उनको काफी निराशा हुई क्योंकि भैंस को 2 तेंदुए ने मारा था। उन्होंने पिछली रात उनकी आवाज सुनी थी पर इस इलाके में वो गोली नहीं चलाना चाहते थे क्योंकि गोली की आवाज से वो टाइगरेस अलर्ट हो जाती और शायद वो एरिया छोड़कर वहां से चली जाती।
जो जिम कॉर्बेट नहीं चाहते थे। लेकिन जिम कॉर्बेट अगर उन लेपर्ड को शूट नहीं करते तो उनकी बची हुई भैंसों को भी वो दोनों जरूर मार डालते। इसलिए जब वो भैंस के ऊपर वाली चट्टान पर धूप सेक रहे थे, तब उन्होंने उन दो लेपर्ड को शूट कर दिया। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि काला अगर बंगलों से फॉरेस्ट रोड पर कई मीलों तक वेस्ट की ओर जाते हुए बहुत सारे पाइन और ओक के पेड़ों की कतारें थी, यानी सब एक लाइन में थे, जहां से निकलना उनके लिए बहुत ही सुहाना सफर था। कुमाऊं की तुलना में इन पहाड़ी और जंगलों में शिकार के खेल के लिए सांभर, काकर और सुअर के साथ भी कई पक्षियों की बहुत सारी संपदा मिल रही थी। दो मौके पर उनको शक भी हुआ कि टाइगर इसने किसी जंगल में सांभर को मार डाला है। 2 बार उनको खून के धब्बे भी मिले, पर वहां पर वो मरा हुआ जानवर उनको नहीं मिला। अगले 14 दिन उन्होंने सूरज की रोशनी में फॉरेस्ट रोड पर बिताई, जहां पर कभी भी किसी ने पैर भी नहीं रखा था। उस एरिया में जिम कॉर्बेट रहे। उस दौरान वो केवल 2 ही बार उस टाइगर्स के पास तक जा सके। पहली बार काला आगर ब्रिज के पास सबसे अलग एक गांव था, जहां पर कोई भी नहीं रहता था। वो जगह छोड़कर वहां के लोग जा चुके थे, कारण वहां पर आदमखोर का खतरा था। जब जिम कॉर्बेट जानवरों की पगडंडी के रास्ते से वापस आ रहे थे, वो रास्ता पहाड़ी के ऊपर से दूर तक नीचे की ओर जा रहा था, जहां पर फॉरेस्ट रोड थी। जब जिम कॉर्बेट चट्टानों के पास गए तो उनको अचानक किसी खतरे का आभास होने लगा। वो फॉरेस्ट रोड तक का फासला लगभग 300 गज का था। पहाड़ के बाद का सीधा रास्ता कुछ नीचे दूर तक जा रहा था, जो राइट की ओर मुड़ रहा था और फिर तिरछा होकर पहाड़ के उस ओर जा रहा था। वहां पर राइट की ओर चट्टानों का ढेर था, जो बीच में ही पड़ा हुआ था। चट्टानों के बाद एक हल्का सा मोड़ था, जो पगडंडी को लेफ्ट की ओर लेकर जा रहा था और फिर 100 गज जाकर एक हेयरपिन मोड़ बना रहा था, जो नीचे जाकर फॉरेस्ट रोड से जुड़ रहा था। जिम कॉर्बेट उस रास्ते से बहुत बार गए थे, पर आज उनको पहली बार ऐसा लग रहा था कि चट्टानों के पास कुछ तो खतरा है और वो उसी चट्टान को पार करने से हिचकिचा रहे थे। उन चट्टानों से बचकर निकलना हो तो उनको कई 100 गज घने झाड़ झंकार से निकलना होगा, या फिर एक लंबा बड़ा चक्कर लगाना पड़ता। पहला रास्ता खतरों से भरा हुआ था और उनके पास अब टाइम भी बहुत कम था, क्योंकि सनसेट होने ही वाला था। उनको अभी भी 2 मील और आगे जाना था और अब उनको पसंद हो या ना हो, पर उनको उसी चट्टानों का रास्ता लेना पड़ा। पहाड़ी के ऊपर हवा तेज चल रही थी, इसलिए उनकी लेफ्ट की ओर के रास्ते पर जो घनी झाड़ियां थी, वहां पर ध्यान रखते हुए उनको वो रास्ता क्रॉस करना था। अब उन्होंने अपने राइट साइड की ओर की चट्टानों पर अपना ध्यान कंसंट्रेट कर दिया और फिर 100 गज के बाद वो खतरा वाला एरिया गुजर जाने वाला था, पर ये फासला उनके लिए काफी खतरों भरा था। उन्होंने एक एक कदम बहुत ध्यान से रखा, किनारे किनारे से चलकर चट्टानों की ओर मुंह करके राइफल को अपने कंधे पर टिकाकर वो रास्ता क्रॉस क्रॉस चल के पार किया। ये उनके लिए कुछ अनोखा तरीका ही रहा था वो रास्ता क्रॉस करने का। उन चट्टानों के 30 गज पर एक खुला मैदान था, जहां पर कोई भी पेड़ नहीं थे। वो रास्ते से कुछ राइट साइड की ओर से शुरू होकर पहाड़ी तक 50 या 60 गज तक फैला हुआ था। उसी जगह पर एक काकर, जिसको बार्किंग डियर भी बोला जाता है, जो वहां पर घास खा रहा था। जिम कॉर्बेट ने उसको पहले ही देख लिया था, पर उस काकर ने अभी भी उनको नहीं देखा था। जिम कॉर्बेट अपनी आंख के कोने से उसको देख रहे थे। जिम कॉर्बेट को देखकर उसने अपना सर पीछे की ओर कर लिया। जिम कॉर्बेट उसके डायरेक्शन में नहीं देख रहे थे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो काकर एकदम अलर्ट होकर सीधा खड़ा हो गया। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि इन जानवरों की यही आदत होती है। वो लोग ये सोच लेते हैं कि सामने वाले ने शायद उनको नहीं देखा है। फिर आगे
हेयरपिन मोड़ पर पहुंचकर उन्होंने अपने शोल्डर के ऊपर से उस काकर को देखा जिसने अपना सर नीचे कर लिया था और वो पहले की तरह वापस घास खा रहा था। उस हेयरपिन मोड़ को क्रॉस करने के बाद वो थोड़ी देर तक पगडंडी पर चलते रहे। अब काकर पहाड़ी के ऊपर की ओर तेजी से भागने लगा। वो पागलों की भांति वहां पर जाकर भौंक रहा था। फिर जिम कॉर्बेट फास्ट फास्ट चलकर उसी मोड़ पर पहुंच जाते हैं। वो सही समय पर वहां पर पहुंच गए थे क्योंकि जब वो वहां पर पहुंचे तभी ही उन्होंने नीचे के रास्ते पर कुछ झाड़ियां थी जहां पर उन्होंने कुछ हलचल देखी थी। ये तो क्लियर था कि काकर ने टाइगर इसको देख लिया था और जहां पर पगडंडी की जगह थी वहां से ही उस टाइगर इसको उस काकर ने देख लिया होगा। झाड़ियों के पीछे से कुछ हलचल तो उन्होंने देखी थी, पर वो किसी पक्षी की भी हो सकती थी या फिर किसी टाइगरिस की भी हो सकती थी। जिम कॉर्बेट को अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ी खोजबीन करना जरूरी लगा। चट्टानों के नीचे पानी रिसते हुए लाल बजरी वाले रास्ते पर टपक रहा था। वहां पर उनके पैरों के निशान बने हुए थे और उनके ही पैरों के निशान के ऊपर टाइगर इसके तिरछे पग मार्क्स बने हुए थे। वहीं पर ही वो चट्टान के ऊपर से नीचे कूदी हुई थी और उनका पीछा कर रही थी। काकर की चेतावनी भरी भौंकने की आवाज आई तभी ही वो टाइगर रास्ता छोड़कर झाड़ियों में छुप गई थी और तभी ही उन्होंने उन झाड़ियों में कुछ हलचल देखी थी। टाइगर इस तो इस एरिया के चप्पे चप्पे को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। चट्टानों से उन पर हमला करने का जो चांस था वो उस टाइगर इसको नहीं मिला था। चट्टानों से जिम कॉर्बेट को मारने का चांस उस टाइगर इसको नहीं मिला था, जिस कारण पहले तो वो हेयरपिन मोड़ पर ही उन पर हमला करने वाले थे, पर काकर ने उसका खेल बिगाड़ दिया था। अब शायद टाइगर इस घने झाड़ जंखाड़ वाले रास्ते से दूसरे मोड़ पर उन पर हमला करने की तैयारी कर रही होगी। अब आगे उसी रास्ते पर जाना उनको सही नहीं लग रहा था। आगे उसी रास्ते पर जाना उनको सेफ नहीं लग रहा था। इसलिए उन्होंने काकर के पीछे पीछे खुले इलाके की ओर जाना सही समझा। फिर वो लेफ्ट की ओर मुड़कर अपना रास्ता बनाते हुए खुले मैदान में आ जाते हैं और फिर नीचे फॉरेस्ट रोड पर पहुंच जाते हैं। अगर दिन की रोशनी उस समय प्रॉपर होती तो उसी शाम को जिम कॉर्बेट उस टाइगर इसका शिकार कर लेते, क्योंकि पूरी कंडीशन उनके ही फेवर में थी। जब टाइगरिस चट्टानों में से बाहर निकल कर आई थी, तब टाइगरिस उनके एम को तो नहीं जानती थी, यानी जिम कॉर्बेट वहां पर क्यों आए हैं, ये वो टाइगरिस तो नहीं जानती थी। पर जिम कॉर्बेट उस टाइगरिस का इरादा क्या था, जिसको बहुत अच्छी तरह से जान गए थे। सब कुछ उनके फेवर में होते हुए भी वो उस कंडीशन का लाभ नहीं उठा पाए, क्योंकि अब शाम हो गई थी और अंधेरा हो रहा था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि उन्होंने पहले भी सिक्स सेंस के बारे में उल्लेख किया हुआ था, जो हमेशा आने वाले खतरों का पहले ही आभास करा देती है। वो इस सब्जेक्ट में ज्यादा बात ना करके केवल इतना ही बताना चाहते हैं कि ये एक नेचुरल सेंस है जो आपको आने वाले कोई भी खतरे का या कोई भी इंसिडेंस के बारे में पहले ही बता देती है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि वो इसे ज्यादा तो नहीं जानते और ना ही इसे वो अच्छी तरह से समझा सकते हैं, पर उस इंसिडेंस में जिम कॉर्बेट ने ना ही टाइगर इसको देखा था और ना ही टाइगर इसको सुना था और ना ही किसी भी पक्षी या किसी भी जानवर ने उसकी प्रेजेंस का कोई भी इंडिकेशन उनको दिया था। फिर भी उनको ये श्योर हो गया था और वो ये जानते थे कि वो टाइगर इस कहीं चट्टानों के पीछे उनकी ही राह देख रही थी। उस दिन जिम कॉर्बेट कई घंटों से बाहर ही थे और जंगल में ऑलरेडी कई मील चल चुके थे। फिर भी वो काफी अलर्ट होकर बहुत सावधानी से वहां पर चल रहे थे। पहाड़ के शिखर पर चट्टानों को देखते ही उनको ये आभास हो गया था कि इनमें उनके लिए कोई संकट छुपा हुआ है। ये उनको उनका सिक्स सेंस बता रहा था और जो सिक्स सेंस ने उनको अलर्ट किया था वो 2 मिनट बाद ही वो बात सच भी हो गई।
तभी ही काकर की कॉल जंगल की ओर से आती है, जो उसके साथियों को अलर्ट कर रही थी। और उसकी भौंकने की आवाज से जिम कॉर्बेट भी अलर्ट हो गए थे। और उनके ही पैरों के निशान पर जब उन्होंने टाइगर इसके पैरों के निशान देखे, तो उनको उनका जो सिक्स सेंस कह रहा था वो अंदाजा सही साबित हो गया था। फ्रेंड्स, अब ये चैप्टर नंबर 4 ये कहानी का स्टार्ट हो रहा है। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अब तक उनके रीडर्स ने जो भी उन्होंने नैरेटिव बताया है और जिन्होंने बहुत ही पेशेंसली ये पढ़ा है, उनके लिए जिम कॉर्बेट ये बताना चाहते हैं कि उनकी फर्स्ट और लास्ट मीटिंग उस टाइगर के साथ, यानी उनका आमना सामना उस टाइगर के साथ कब हुआ था, वो क्लियरली और बहुत ही डिटेल में वो बताना चाहते हैं। काला अगर पहुंचने के 19 दिन बाद 11 अप्रैल 1930 की दोपहर को उनका आमना सामना पहली बार उस टाइगर से हुआ था। जिम कॉर्बेट उस दिन 2 बजे अपनी 3 भैंसों को फॉरेस्ट रोड पर पहले ही चुनी हुई 3 जगहों पर बांधने के लिए लेकर गए थे। बंगले से 1 मील पहले सड़क पहाड़ियों के शिखर पर से नॉर्थ से वेस्ट की ओर काला अगर की माउंटेन रिज पर जा रही थी। वहां पर उनको लकड़ी जलाने के लिए इकट्ठा करते हुए कुछ आदमी मिल गए थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था जो नीचे की एक पहाड़ी की ओर एक ओक के पेड़ की नीचे की झाड़ियों की झुरमुट की ओर इशारा करते हुए उनसे ये कहता है कि पिछले साल वहीं से आकर टाइगरस ने उसके बेटे को मार डाला था। उस बेटे की एज केवल 18 साल की ही थी। उन्होंने उस बूढ़े पिता के मुंह से उसके बेटे की हत्या की दुख भरी कहानी नहीं सुनी थी। इसलिए जब वो लोग सड़क के किनारे पर सिगरेट पी रहे थे, तब उसने एक भयानक दुर्घटना का वर्णन उनके सामने किया। फिर जहां उसका बेटा मारा गया था वो जगह उनको दिखाई। फिर दूसरे दिन उसके बेटे के जो भी रिमेन्स उनको मिले थे उसके बारे में उस बूढ़े आदमी ने उनको बताया। वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे की मौत का कारण उन 25 लोगों को दोषी मान रहा था जो उस दिन लकड़ियां चुनने उसके साथ वहां पर जंगल में गए थे। वो बूढ़ा आदमी दुखी होकर ये कह रहा था कि वो सब मेरे बेटे को टाइगर्स के हाथों मारने के लिए अकेला छोड़कर वहां से भागकर गांव आ गए थे। उनके पास जो कुछ लोग बैठे थे, उन 25 लोगों में भी वो लोग शामिल थे जब वो लोग जंगल में लकड़ियां चुनने गए थे और जहां पर उसके लड़के को मारा गया था। उन लोगों ने अपने ऊपर लगे हुए आरोपों का जोरदार खंडन किया और उल्टा उसी बुढ़े आदमी को दोषी ठहराया। उन लोगों का ये कहना था कि वो बूढ़ा आदमी ही वहां पर जोर से चिल्लाता हुआ आया और वो ये कहने लगा कि उसने टाइगर की ग्रोल यानी गर्जना वहां पर सुनी है। ये सब सुन के सब अपनी जान बचाना चाहते थे, इसलिए वहां से सब भाग खड़े हुए। ये सुनकर वहां पर भगदड़ मच गई। वो बूढ़ा पिता किसी भी तरह उन लोगों की बात से संतुष्ट नहीं हुआ। वो अपना सिर हिलाते हुए ये बोला कि तुम सब बड़े हो, वो तो एक लड़का था, उसे अकेला छोड़कर तुम लोग भाग गए। अब जिम कॉर्बेट को ये गिल्टी हो रही थी कि उन्होंने क्यों ये क्वेश्चन पूछे, जिससे ये सब इतना एक्साइट हो गए और फिर एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लगे और जो पुत्र वियोग में दुखी पिता था उसको ही दोषी ठहराने लगे। अब जिम कॉर्बेट को लगने लगा कि इन सब बातों से क्या फायदा हुआ। फिर जिम कॉर्बेट ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि एक भैंस को वो लोग वहां बांध दे जहां पर उस लड़के को मारा गया था और बाकी 2 भैंसों को वो बंगले पर वापस ले जाए। वो लोग जहां पर बैठे हुए थे वहीं पास में एक फुटपाथ था जो नीचे पहाड़ी से वैली की ओर जा रहा था और फिर वही रास्ता टेढ़े मेढ़े रास्ते से ऊपर चीड़ के पेड़ों तक यानी पाइन ट्री के पेड़ों से घिरी हुई ढलान पर 2 मील आगे जाकर फॉरेस्ट रोड से मिल रहा था। वो रास्ता एक खुले जमीन के पैच के पास ओक के पेड़ के पास की जो झाड़ियां थी, जो झाड़ियों का झुरमुट था, वहां तक जा रहा था जहां पर वो लड़का मारा गया था। उस जमीन के पैच पर एक अकेला ही पाइन का छोटा पेड़ था। जिम कॉर्बेट ने उस पेड़ को काट दिया और वहां पर उस भैंस को बांध दिया।
एक आदमी को घास काटकर उस भैंस के सामने रखने को कह दिया। माधो सिंह नाम का आदमी था जो गढ़वाली था और जो युद्ध में काम करता था और बाद में वो अब यूनाइटेड प्रोविंस सिविल पाइनियर फोर्स में काम कर रहा था और अब वो उनके साथ था। फिर उसको जिम कॉर्बेट ने ओक के पेड़ पर चढ़ा दिया और उसको ये ऑर्डर दिया कि वो अपनी कुल्हाड़ी के सर को एक सूखी ब्रांच पर बजाता रहे और साथ ही में गांव वालों की भांति ऊंची आवाज में पुकारी। जिम कॉर्बेट 4 फुट ऊंची चट्टान पर बैठ गए। चट्टान के पार पहाड़ी सीधी नीचे वैली की ओर जा रही थी, जो घने पेड़ों से और कांटेदार झाड़ियों से ढकी हुई थी। नीचे मैदान से घास काटकर पहले वाला आदमी वहां पर कई बार चक्कर लगाकर आ गया था और पेड़ पर बैठा हुआ माधो सिंह कभी चिल्ला रहा था तो कभी मस्ती में गाना गा रहा था और जिम कॉर्बेट चट्टान पर खड़े रहकर सिगरेट पी रहे थे। उनकी राइफल उनके बाजू में ही रखी हुई थी। तभी अचानक उनको थोड़ा डाउट हुआ। वहां पर आदमखोर आ गई थी। जमीन पर खड़े हुए आदमी को उन्होंने जल्दी से अपने पास बुला लिया और फिर सीटी बजाकर माधो सिंह को चुप रहने का इशारा कर दिया। जहां पर वो लोग थे वो मैदान तीनों ओर से खुला हुआ था। माधव सिंह पेड़ पर उनकी लेफ्ट की ओर था और जो घास काटने वाला आदमी था वो उनके सामने था, जबकि वो भैंस का पाड़ा उनके राइट की ओर था। अब जिम कॉर्बेट काफी बेचैन हो रहे थे। उस एरिया में टाइगरेस उनकी नजर से बच नहीं सकती थी। वो जैसे ही उनके पास आई तो उनको ये समझ में आ गया कि वो टाइगरेस उनके पीछे की ओर नीचे की साइड पर है। अब उनको कोई भी डाउट नहीं था क्योंकि उन्होंने जैसे सोचा था वैसे ही वो टाइगरेस माधो सिंह की आवाज सुनकर वहां पर आ गई थी। वो चट्टान पर आ चुकी थी और ऊपर उनकी ओर ही मुंह कर कर देख रही थी। शायद अब आगे उसको क्या करना है इस बारे में वो सोच रही थी। उनकी जगह बदलने पर और उनके आदमियों के चुप हो जाने के कारण वो थोड़ा शक में पड़ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद जब उनको एक सूखी टहनी पहाड़ी से नीचे गिरने की आवाज आई, तब उनकी बेचैनी थोड़ी कम हुई और उनका टेंशन चला गया। पर उनके हाथ से एक चांस निकल गया था। फिर भी उनके पास और एक चांस था शॉट मारने का। अब उनको ये विश्वास था कि वो टाइगरेस वहां पर जल्दी ही लौट कर आएगी। जब वो टाइगरेस उन लोगों को वहां पर नहीं पाएगी तो श्योरली वो भैंस को मार देगी और उसे खा लेगी। अभी भी दिन डूबने में 4 से 5 घंटे का समय बाकी था। जिम कॉर्बेट सोच रहे थे कि अगर वो वैली को पार करके सामने जाकर ऊपर की ओर से पूरी पहाड़ी को देखे तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। वहां से उनको शॉट लेने का एक अच्छा चांस मिल सकता है और वो भी अगर उनको 200 या 300 गज का फासला मिल जाए तो भी उनके लिए कंफर्टेबल होगा। उनकी .27 राइफल भी एक्यूरेट थी। अगर जिम कॉर्बेट उसको घायल भी कर दे तो भी उसके ब्लड ट्रेल का पीछा करके वो उसे जाकर ढूंढ सकते हैं। अब जिम कॉर्बेट ये सोच रहे थे कि महीनों जंगल जंगल मीलों तक उसे खोजते रहने से तो यही रास्ता उनको ज्यादा बेटर लगा। अब उनके लिए एक ये प्रॉब्लम था कि उनके साथी जो उनके साथ थे, पर उस वक्त उन लोगों को यानी उन 2 आदमियों को बंगले पर अकेले भेजना बहुत ही रिस्की था। इसलिए उन 2 आदमी को अपने साथ रखने के सिवाय उनके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था। भैंस को उन्होंने पेड़ की जड़ से कसकर बांध दिया था। उसका कारण ये था कि टाइगरेस उस भैंस को खींचकर ना ले जा सके। फिर जिम कॉर्बेट ने मैदान को छोड़ दिया और दूसरा रास्ता पकड़ा ताकि वो अपना प्लान वहां पर अप्लाई कर सके। वो चाहते थे कि वो सामने वाली पहाड़ी से ही उस टाइगरेस को शूट कर दे। आगे 100 गज चलने के बाद वो रविन पर आ जाते हैं। जिस रास्ते पर वो चल रहे थे वहां पर दूर जाकर घनी झाड़ियां थी और उन झाड़ियों में 2 आदमियों के साथ एंट्री करना सेफ नहीं था। इसलिए उन्होंने रविन से ही जाना ठीक समझा और फिर उन्होंने उस रविन में एंट्री करके वैली तक चलने का डिसीजन लिया। वो रविन 10 गज चौड़ी और 4 से 5 फुट गहरी थी। जैसे ही जिम कॉर्बेट वहां पर उतरते हैं तभी एक नाइट जार वहां से उड़ जाती है।
जिस चट्टान का वो सहारा लेकर वहां पर उतर रहे थे, वहां पर दो अजीब से अंडे पड़े हुए थे। एक अंडे का रंग भूसे जैसा था और उस पर भूरे रंग की लाइन बनी हुई थी। दोनों का आकार अजीब ही था, अनोखा था। एक अंडा पॉइंटेड था और दूसरा अंडा मार्बल जैसा सफेद और गोल था। उनके कलेक्शन में उनके पास नाइटजार के अंडे नहीं थे। वो इनको जमा करना चाहते थे, पर उनके पास उसे सेफ रखने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए वो अपने लेफ्ट हाथ को कप जैसा बनाते हैं और उनमें उन अंडों को रख देते हैं और उसको काई से लपेट देते हैं। जिम कॉर्बेट जिस रवीन में आगे चल रहे थे, उसके किनारे ऊंचे होते जा रहे थे। 60 गज आगे चलकर वो रवीन कुछ 12 से 13 फुट गहरी हो गई थी। बारिश का पानी रवीन में एंट्री करता था, तब वो चट्टानें शीशे जैसी चमक जाती थी। ऐसी चट्टानों पर नीचे उतरने के लिए कोई भी पैर रखने की जगह नहीं होती है। इसलिए उन्होंने वो राइफल अपने साथियों को थमा दी और फिर नीचे की ओर फिसल गए। तभी उनके दोनों आदमी उनके साथ ही छलांग मारकर नीचे की ओर आ गए। वो दोनों आदमी काफी घबराए हुए थे। उन दोनों ने जिम कॉर्बेट को राइफल पकड़ाकर उनसे ये पूछा कि क्या उन्होंने टाइगर की ग्रॉल की आवाज सुनी है। तब जिम कॉर्बेट ने कहा कि उनको कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। शायद वो फिसलते हुए जब चट्टान से नीचे उतर रहे थे, तब उनके कपड़ों की रगड़ने की आवाज के कारण उनको वो आवाज सुनाई नहीं दी थी। जिम कॉर्बेट के पूछने पर उन दो आदमियों ने उनको ये बताया कि उन्होंने टाइगर की गुर्राहट सुनी थी और वो भी कहीं पास से ही आई थी, पर उनको वो डायरेक्शन का कोई भी नॉलेज नहीं था। टाइगर अपना शिकार ढूंढते समय दहाड़कर अपनी प्रेजेंस कभी भी नहीं जताते हैं। अब जिम कॉर्बेट अनसेटिस्फैक्ट्री एक आंसर दे सकते थे कि टाइगरिस उनके पीछे पीछे ही आ रही थी और उसने जब ये देखा कि वो लोग नाले में नीचे उतर गए थे, तब वो टाइगरिस थोड़ी आगे चली गई होगी और एक ऐसी जगह पर पोजीशन ले ली होगी जहां पर वो नाला अपनी आधी चौड़ाई तक नैरो हो गया था। और जब वो उन पर झपटने ही वाली थी, तभी ही जिम कॉर्बेट स्लाइड होकर नीचे की ओर गायब हो गए थे। और फिर शायद टाइगरिस ने अनजाने में एक निराशा भरी धीमी दहाड़ निकाली होगी। अब जिम कॉर्बेट का कहना ये है कि ये एक सेटिस्फैक्ट्री रीजन तो नहीं है, जब तक कि कोई बिना किसी कारण के ये मान ना ले कि उसने यानी टाइगरिस ने उनको अपने रात के खाने के लिए चुना था और उस टाइगरिस को उन दो आदमियों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जहां पर वो तीनों एक साथ खड़े थे, वहां उनके पीछे एक बड़ी चिकनी ढलानदार चट्टान थी, जो उनके राइट की ओर के नाले के ऊपर थोड़ी झुकी हुई 15 फीट ऊंची चट्टान की दीवार थी और उनके राइट की ओर 30 या 40 फीट ऊंची बड़ी चट्टान का एक ढेर था। रवीन का रेतीला तल जहां पर वो लोग खड़े थे, वो 40 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा था। उस रेतीले तल के नीचे एक बड़ा चीड़ का पेड़ आड़ा गिरा हुआ था, जिसने नाले में बांध बनाने का काम किया था और वहां पर रेत भी इसी वजह से जमा हो गई थी। वहां पर बाहर की ओर निकली हुई चट्टान उस पेड़ से कुछ 12 या 13 फुट दूरी पर थी और वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो लकीली उन्होंने ये देखा कि वो रेतीली जमीन चट्टान के पीछे की ओर जा रही थी। जिस चट्टान के बारे में जिम कॉर्बेट इतनी बात कर रहे हैं, वो चट्टान के बारे में जिम कॉर्बेट ने डिस्क्रिप्शन ये दिया था कि वो एक स्कूली स्लेट जैसा किया था, यानी जो स्कूल में स्लेट होती है वैसी वो चट्टान सीधी खड़ी हुई थी। वो चट्टान नीचे की ओर से 2 फुट मोटी थी और खड़ी करने पर एकदम स्ट्रेट थी और उसकी लंबाई ठीक 90 डिग्री तो नहीं बन रही थी। जैसे ही जिम कॉर्बेट ने उस विशाल स्लेट जैसी चट्टान को पार किया, तो उन्होंने अपने राइट साइड के शोल्डर के पीछे की ओर देखा और सीधा उनको टाइगर का चेहरा ही उनके सामने दिखा। अब जिम कॉर्बेट उस सिचुएशन को आपको क्लियर समझाना चाहते हैं। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि चट्टान के पीछे का जो रेतीला एरिया था, वो एकदम फ्लैट था और उनके राइट की ओर एक चिकनी स्लेट थी, जो 15 फीट ऊंची और थोड़ी बाहर निकली हुई थी और उसकी लेफ्ट की ओर एक मंजा हुआ किनारा था और वो भी 15 फीट ऊंचा था और जो कांटों वाली झाड़ियों से ढका हुआ था। जबकि दूर तक फिसलने वाली चट्टान थी,
पहले वाले जैसी, जहां से जिम कॉर्बेट फिसल कर नीचे आए थे। वो रेतीली जगह एक नेचुरल दीवारों से घिरी हुई थी, जो 20 फुट लंबी और 10 फुट चौड़ी थी, और उसी पर अपने अगले पंजों को फैलाकर और अपने पिछले पैरों को अच्छी तरह से मोड़कर वो टाइगरस लेटी हुई थी। उस टाइगरस का सर, जो उसके पंजों से कुछ इंच ऊपर उठा हुआ था, जिम कॉर्बेट उससे कुछ 8 फीट की दूरी पर थे, और उस टाइगरस के चेहरे पर एक स्माइल थी। वो स्माइल बिल्कुल ऐसी थी कि जैसे एक कुत्ता अपने मालिक को काफी दिन बाद मिला हो। अब उनके दिमाग में दो विचार चल रहे थे। पहला विचार ये था कि पहला कदम वो उठाए, और दूसरा विचार ये था कि चाल इस तरह से चलनी होगी जिससे वो टाइगरस घबरा ना जाए और नर्वस भी ना हो। राइफल उनके राइट हैंड में थी और उसका सेफ्टी कैच भी हटा हुआ था। वो राइफल तिरछी उनके सीने पर टिकी हुई थी, और टाइगर इसकी ओर लाने के लिए उस राइफल को एक गोल चक्कर, यानी 3/4 सर्कल में घुमाना पड़ता। अब अपनी राइफल को घुमाने का उन्होंने काम शुरू किया। एक हाथ से वो बहुत धीरे धीरे, बिना किसी जानकारी के अपनी राइफल को घुमाने का शुरू कर दिया। जब उस राइफल का 1/4 भाग सर्कल पूरा हो गया, तब वो राइफल उनके राइट साइड की तरफ पे आ गई थी, और उस राइफल को बैलेंस करने के लिए उनको अपनी बाह को आगे ले जाना जरूरी था। जब उन्होंने अपनी बाह को पूरी तरह से सीधा कर लिया, तब उनको उस राइफल का वजन महसूस होने लगा। अब बाह को थोड़ा सा और आगे किया जहां पर राइफल की मजल थी। फिर उन्होंने अभी भी धीरे धीरे उस राइफल को घुमाना शुरू रखा था। टाइगरेस अब तक उनकी ओर एकटक देख रही थी, और उसके चेहरे पर अभी भी वही खुशी भरी मुस्कान थी। राइफल को 3/4 सर्कल पूरा करने में कितना समय लग गया, ये तो जिम कॉर्बेट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उनकी आंखें तो टाइगर्स पे थी। उनकी राइफल की बैरल की जो मूवमेंट थी वो देख नहीं पा रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि उनकी बाह पैरालाइज्ड हो गई है, और उनकी राइफल का सर्कल कभी पूरा ही नहीं होगा। फिर भी वो किसी तरह पूरा हो गया। जैसे ही उन्होंने टाइगर इसकी बॉडी पर निशाना लिया, तब उन्होंने तुरंत ट्रिगर दबा दिया। जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया, राइफल चली। उसके सारे प्रूफ उनके पास थे, फिर भी उनको ये यकीन नहीं हो रहा था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि ट्रिगर दबाने के बाद भी एंड मोमेंट पर राइफल चलती ही नहीं। टाइगर इस एक पल के लिए तो बिल्कुल एकदम स्टेडी रही, और फिर धीरे धीरे उसका सर फैले हुए पंजे पर गिरने लगा। उसी समय जहां पर गोली लगी थी, वहां पर खून का एक फव्वारा भी फूटने लगा। गोली ने उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट पहुंचाई थी। गोली ने उसके हार्ट के ऊपर के भाग को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। उनके पीछे पीछे चलने वाले उनके आदमी टाइगर से अलग हो गए थे, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई थी। वो लोग एकदम रुक जाते हैं जब वो लोग ये देखते हैं कि जिम कॉर्बेट अपना सर धीरे धीरे पीछे की ओर मोड़ रहे थे। उन लोगों को ये तो समझ में आ गया था कि जिम कॉर्बेट ने टाइगर इसको देख लिया है, और जिम कॉर्बेट के बिहेवियर से उनको ये तो पता चल गया था कि टाइगर इस कहीं पास में ही है। फिर माधव सिंह ने बाद में उनको ये बताया कि वो चिल्लाकर जिम कॉर्बेट को ये बताना चाह रहे थे कि वो अपने हाथ में रखे हुए अंडे को नीचे रख दे और दूसरी हाथ से राइफल को पकड़ ले। जब उन्होंने गोली चला दी और राइफल की मजल पैर पर रख दी, तब माधव सिंह ने जल्दी से आकर उस राइफल को ले लिया, और फिर उनको राइफल के वजन से फ्री कर दिया, क्योंकि अचानक उनके पैर उनके शरीर को संभाल नहीं पा रहे थे। फिर जिम कॉर्बेट उस गिरे हुए पाइन ट्री पर जाकर बैठ जाते हैं। टाइगर इसके पैरों के पगमार्क्स को बिना ऑब्जर्व किए वो ये जान गए थे कि ये वही चौगढ़ की आदमखोर टाइगरस थी जिसने कितने लोगों की जान ले ली थी। उस टाइगरस ने अपने कैंची जैसे दांतों से कुछ 64 इंसानों की जान ले ली थी, लेकिन वहां के जो निवासी है वो इस संख्या को दोगुना मानते हैं, यानी 64 से ज्यादा इंसानों का शिकार उस टाइगरस ने किया था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि शिकार का खेल जब तक उसके अपने हाथों में था, तभी ही उसने
खुद ही अपने ही जीवन का धागा काट दिया था। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि आप लोग जिन 3 चीज को उनके लिए डिसएडवांटेज मान रहे हैं, वो एक्चुअल में उनके फेवर में थे। पहली ये कि उनके लेफ्ट हाथ में अंडे थे, दूसरी ये कि उनकी राइफल हल्की थी और तीसरा ये कि टाइगर इसका आदमखोर होना। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अगर उनके हाथ में अंडे ना होते तो शायद वो अपने दोनों हाथों से राइफल को पकड़ते और वो पीछे मुड़कर टाइगर इसको इतना पास देखकर नेचुरली घुमाकर उसका सामना करते। पर ये मूवमेंट जो होती वो थोड़ी फास्ट होती। जितनी स्लो मूवमेंट उन्होंने उस समय एक हाथ से राइफल पकड़ के की थी वो शायद नहीं होती। और उनके स्टेडी रहने के कारण ही उस टाइगर्स की छलांग भी तब तक रुकी हुई थी, वरना टाइगर्स उन पर हमला पक्का कर देती और वो 100% उन पर छलांग मार देती और उन पर हमला कर देती। दूसरा रीजन ये था कि अगर उनकी राइफल हल्की ना होती तो वो जिस तरह से उस राइफल को धीरे धीरे आगे कर रहे थे, मतलब उस समय जो जरूरी था वो नहीं हो पाता। तीसरा रीजन ये था कि अगर वो टाइगरेस आदमखोर ना होती तो वो अपने को घिरा हुआ पाकर बाहर की ओर भाग जाती और वो अपने रास्ते से ही उनको हटा देती, यानी उन पर जानलेवा हमला कर देती। ने एक हाथ से धीरे धीरे जो उन्होंने राइफल घुमाई थी, जो टाइगर को इतनी ध्यान में नहीं आई, और वो फायदा उनको हुआ, मतलब वो कंडीशन उनके फेवर में आ गई। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि अब उनके साथी एक लंबा चक्कर काटकर उस पहाड़ी पर जाते हैं जहां पर भैंस को बांधा गया था। फिर उन आदमियों ने उस भैंस को खोलकर उस रस्से को संभाल लिया जो आगे उनके काम आ सके। फिर वो चट्टानों पर चढ़कर उस रविन तक गए और उस अंडे को उसके जो रियल मालिक था, यानी जो नाइट जार के अंडे थे, वहां पर जाकर वो उसे वापस रख देते हैं। जेम कॉर्बेट कहते हैं कि अब वो एक्सेप्ट करते हैं कि वो अपने स्पोर्ट्समैन भाई की तरह ही अंधविश्वासी है, क्योंकि एक साल में 3 बार काफी लंबे अरसे तक उन्होंने काफी कोशिश की और काफी मेहनत भी की उस टाइगरिस को मारने की, पर वो हमेशा फेल हो गए। और अब जब अंडे उनके हाथ में आ जाते हैं तो कुछ ही मिनट बाद उनका लक चेंज हो जाता है और वो उस आदमखोर को मार देते हैं। अंडे उस दौरान उनकी लेफ्ट हाथ की हथेली में सेफ रहे थे। जब उन्होंने उस अंडे को चट्टान के एक छोटे से दबे हुए हिस्से में रखा तो वो तब तक भी गर्म थे। जब आधे घंटे बाद जिम कॉर्बेट वहां से उसी रास्ते से निकले तो अंडे वहां से गायब थे। एक्चुअल में वहां पर उस अंडों की माँ उस पर आकर बैठ गई थी। नाइट जार उस अंडे को अपने पंखों में समेट कर से रही थी। नाइट जार धब्बेदार चट्टान पर इस तरह से बैठी हुई थी कि वो उस चट्टान से अलग दिख ही नहीं रही थी। उसके कलर उस चट्टान से ऐसे घुल मिल रहे थे कि उसे और उस चट्टान को अलग करना मुश्किल हो रहा था। वो भैंस महीनों की देखभाल के बाद पालतू बन गई थी। वो कुत्ते की तरह उन लोगों के पीछे पीछे आ रही थी। पहाड़ी पर से भागती हुई वो उन आदमियों के साथ साथ चलने की कोशिश कर रही थी। वो टाइगरेस के पास भी गई, उसे सूंघा और फिर रेत पर लेट गई और फिर एक सेटिस्फेक्शन के साथ वहां पर च्यू करने लगी, यानी जुगाली करने लगी। फिर वो लोग एक मजबूत डंडे से उस टाइगरेस को बांधने में लग गए। फिर जिम कॉर्बेट ने माधो सिंह को बंगले पर जाकर मदद करने के लिए कुछ लोगों को वहां पर लाने के लिए कहा, पर माधो सिंह वहां पर किसी भी कीमत पर जाने को माना नहीं। वो और उसका साथी उस आदमखोर को उठाने का क्रेडिट किसी को भी देना नहीं चाहते थे। जिम कॉर्बेट ने उन लोगों को मदद के लिए पूछा, तब उन लोगों ने उनसे कहा कि वो लोग उस टाइगरिस को धीरे धीरे उठाकर लेके जाएंगे और बीच बीच में आराम करते हुए जाएंगे, तो वो उनके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो तीनों तगड़े आदमी थे। दो को बचपन से ही बोझा उठाने की आदत थी। वो तीनों जन मेहनत का जीवन जीते थे, फिर भी वो काम इजी नहीं था, क्योंकि एक टाइगर को उठाकर पहाड़ी पर चढ़ के जाना या उतरना काम इजी नहीं होता। एक टाइगर का वजन कम से कम 150-200 किलो के आसपास होता है। इतने हेवी टाइगर को उठाकर 2 जन जाना उनके लिए सच में मुश्किल भरा काम था। वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे
वो रास्ता बहुत नैरो और घुमावदार था और टाइगर इसको जो बांधने वाला डंडा था वो इतना लंबा था कि उनको बार बार सांस लेने के लिए रुकना पड़ रहा था। उनके कंधों पर रखा हुआ डंडा उनके ऊपर काफी प्रेशर डाल रहा था और उस डंडे के नीचे रखे हुए मोटे कपड़ों के पैड उन लोगों को बार बार इधर उधर करने पड़ रहे थे। वो लोग सीधी पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। रास्ते में रासबेरी और कांटों की झाड़ियों में उनके कपड़े के टुकड़े फंसकर लटक गए थे और उनकी चमड़ियां तक भी वहां पर छिल गई थी। काफी दिनों तक तो उनके लिए नहाना भी काफी पेनफुल रहा था। सूरज अभी भी आसपास की पहाड़ियों पर चमक रहा था। तीन अस्त व्यस्त थके हुए पर खुश आदमी उस टाइगर्स को उठाए हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे उनकी भैंस भी उनके साथ साथ चल रही थी। फिर वो लोग काला अगर जंगल से उस बंगले तक पहुंच जाते हैं। फिर उस शाम के बाद से अब तक कोई भी इंसान वहां पर मारा नहीं गया था और ना ही कोई इंसान घायल हुआ था। कई सौ वर्ग मील पहाड़ों और घाटियों में 5 साल तक उस चौगढ़ की आदमखोर टाइगर इसका आतंक रहा था। ईस्टर्न कुमाऊं का जो नक्शा उनके सामने टंगा हुआ था उसमें उन्होंने और एक क्रॉस का निशान बना दिया और वहां पर और एक डेट लिख दी। वो क्रॉस का निशान काला अगर से 2 मील वेस्ट की ओर पर किया हुआ था। उसके नीचे एक डेट लिखी हुई थी, 11 अप्रैल 1930, जिस दिन उस आदमखोर को मारा गया था। उस टाइगरेस के पंजे टूटे हुए थे, मुंह में जो कैनाइन दांत थे वो भी टूटे हुए थे और जो रूट तक घिसे हुए थे। शायद इन्हीं कारणों के कारण वो आदमखोर बन गई थी। इसलिए जब भी वो हमला करती थी वो पहले शिकार को मार नहीं पाती थी। बहुत बड़ी संख्या में इंसानों पर उसने हमला किया था, पर जब से जिम कॉर्बेट ने गलती से उसके बच्चे को शूट कर दिया था, तब से वो उसके बच्चे की मदद से वंचित हो गई थी। तो फ्रेंड, इसी तरह खत्म होती है चौगढ़ आदमखोर टाइगर इसकी कहानी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना फ्री है, आपको सिर्फ एक बटन दबाना है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नई स्टोरी के साथ अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।